जानता होगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ फरमान तुर्की। साथियों, आज बात करेंगे 15 अगस्त को तिरंगा फहराने के लिए लाल किला ही क्यों चुना गया। आखिरकार क्यों लाल किले पर ही हर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराता है। दोस्तों, भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद पहली बार तिरंगा कहां फहराया गया था? राजधानी दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर। अब मुश्किल सवाल, इस काम के लिए लाल किले को ही क्यों चुना गया? जवाब लंबा है, इसलिए चलेंगे इतिहास पर। 12 मई की तारीख थी, साल था 1639, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने लाल किले की नींव रखी थी। यहाँ से शुरुआत हुई एक अफसाने की, जिसमें बादशाह था, साजिशें थी, एक क्रांति थी और एक था मुकदमा। अफसाना साल दर साल बदलता रहा, किरदार बदलते रहे, लेकिन मंच एक ही रहा, लाल किला। क्या है लाल किले का इतिहास? तो दोस्तों आपको बताएंगे, तो चलिए सीधा किला-ए मुबारक पर। बादशाह हुमायूं के वक्त से आगरा मुगलों की राजधानी रहा था। फिर 1638 में शाहजहां ने दिल्ली ट्रांसफर कर दी राजधानी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली जिसे हम आज दिल्ली कहते हैं, तब ऐसा कुछ नहीं था। पिछले बादशाहों ने इस शहर को अपने अपने हिसाब से बनाया था। शाहजहां ने दिल्ली के नक्शे में एक नई नक्काशी जोड़ी और इसे नाम दिया गया शाहजहानाबाद, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। 1639 में उन्होंने यमुना के पास एक जमीन चुनी एक नया किला बनाने के लिए, और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई दो भाइयों को, उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद। दोनों इससे पहले ताजमहल में हाथ की कारीगरी दिखा चुके थे, इसलिए दोनों को इस काम के लिए 1 करोड़ की भारी भरकम रकम दी गई और किले का काम शुरू हो गया। किला बनाने में 10 साल का समय लग गया। बनाने में ज़्यादातर लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ, इसलिए आगे जाकर इसका नाम लाल किला पड़ गया। हालांकि तब इस किले को किला-ए मुबारक कहा जाता था। आज जो आप किला देखते हैं वो इसकी शान और शौकत का मात्र एक कंगाल है। जब पहली बार ये बना था, इसमें 8 किनारे थे। किले के आसपास 2.5 किलोमीटर लंबा पारकोटा बनाया गया था, जिसकी ऊंचाई लगभग 33 मीटर थी। किले में 5 दरवाजे थे। पश्चिम में लाहौरी दरवाजा चांदनी चौक की ओर खुलता था और दक्षिण में दिल्ली दरवाजा था, जो पुराने शहर की ओर खुलता था। औरंगजेब के काल में इन दरवाजों पर घूंघट डाल दिए गए थे, ताकि महल के अंदर और बाहर रहने वालों में पर्दा हो सके। आज आप देखेंगे तो लाहौरी गेट अब उत्तरी दिशा में खुलता है, जिसके अंदर जाते हुए छत से ढका रास्ता है छता चौक, जिसके दोनों ओर दुकानें लगती हैं। दीवाने खास और तख्ते ताऊस। किले की सबसे महत्वपूर्ण जगह थी दीवाने खास, वो जगह जहां बादशाह अपने खास लोगों से मिलता था। दीवाने खास में संगमरमर के चाकोर खम्भों पर खूबसूरत नक्काशी की गई थी और खम्भों के ऊपर की छत चांदी की बनी हुई थी। चारों कोनों के ऊपर छोटी बुर्जियां थी, जिनके छोटे छोटे गुंबद पहले तांबे के थे और उन पर सोने की परत चढ़ा दी थी। दीवाने खास के बीच में चौतरे पर हीरे जवाहरात से जड़ा सोने का बेशकीमती तख्ते ताऊस रखा था। फ्रेंच यात्री फ्रांसवा बेर्नियर ने तख्ते ताऊस के बारे में लिखा है, 6 सोने के पायों पर यह तख्त बना था। कहते हैं कि ये बिल्कुल ठोस था। इसमें याकूत और कई प्रकार के हीरे जड़े हुए थे। इसके निकट जाने की किसी को आज्ञा नहीं थी। इसका मूल्य 4 करोड़ रुपए आंका गया था। इस तख्त को औरंगजेब के पिता शाहजहां ने इसलिए बनवाया था कि खजानों में पुराने राजाओं और पठानों के समय पर नजराने से जो जवाहरात इकट्ठे हुए थे, लोग इन्हें देख सके। तख्ते ताऊस और लाल किले की ये शान औरंगजेब और उसके 3 दशक बाद तक बरकरार रही। फिर 1738 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और वो तख्ते ताऊस को लूटकर अपने साथ फारस यानी ईरान ले गया। कहा जाता है कि तख्त को तोड़कर उसने उसके टुकड़ों से अपने नादरी तख्त ताऊस बनवाया था। तख्त का एक हिस्सा आज भी सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा है और दूसरा हिस्सा तुर्की के तोपकापी महल में रखा हुआ है।
नादिर शाह के हमले के बाद मुगल लगातार कमजोर होते गए। 1752 में लाल किले पर मराठाओं का अधिकार हो गया था। 1761 में पानीपत के मैदान में मराठाओं का सामना अहमद शाह अब्दाली से हुआ। इस दौरान मराठाओं ने दीवाने खास की चांदी की छत को पिघलाकर उससे पैसा इकट्ठा किया। 1857 की क्रांति और बहादुर शाह जफर। लाल किले में अगली बड़ी घटना 1788 में हुई। मुगल बादशाह शाह आलम को एक रोहिल्ला सरदार गुलाम कादिर ने कैद करके उन्हें अंधा कर दिया। शाही परिवार के कई सदस्य मारे गए और कई दिनों तक लूटपाट मची। इस भयानक घटना के चलते बाद में यह अफवाह भी शुरू हो गई कि किले में भूत है। भूतों का तो पता नहीं, अंग्रेज जरूर इस किले में थे। 1803 के बाद उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शाह आलम कहने को बादशाह थे, लेकिन सिर्फ कहने को, यानी शाह आलम की सल्तनत दिल्ली से पालम तक है। बस 1806 में शाह आलम की मौत के बाद उनके बेटे अकबर द्वितीय ने गद्दी संभाली और इसके बाद बादशाह बने। और उसके बाद बादशाह बने बहादुर शाह जफर। शाह जफर मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह साबित हुए। लाल किला अब पूरी तरह से अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया था। नाम के लिए अब भी उस पर बादशाह का हक था, लेकिन दीवाने खास में दरबार तक लगाने की मनाही थी। दिल्ली की जनता के लिए लाल किला बस बाहर से देखने की चीज था। अंदर जाने का आखिरी मौका मिला 1857 में, जब बागियों ने जफर के हाथ में क्रांति की मसाल थमा दी। हालांकि क्रांति असफल रही और बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चला। उन्हें रंगून जेल भेज दिया गया। विडंबना देखिए कि ये मुकदमा उसी दीवाने खास में चला था जहां मुगल अपना दरबार लगाते थे। 1857 के बाद दीवाने खास ब्रिटिश अधिकारियों के लिए नाच गाने और महफिलों का अड्डा बनकर रह गया। दिल्ली पर पूरी तरह कब्जे के बाद अंग्रेजों ने लाल किले को छावनी में तब्दील कर दिया। समय के साथ किले के 2/3 महल को नष्ट कर दिया गया। जो बचे कुचे थे उन्हें अंग्रेजों की सैनिक छावनियों, बंगलों, ऑफिसों, गोदामों में और दीवाने खास को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली के बरअक्स अधिकतर समय तक अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता रही। हालांकि दिल्ली बहुत मायने रखती थी, इसलिए 1877, 1903 और 1911 ब्रिटिशर्स ने ये 3 शाही दरबारों का आयोजन दिल्ली में ही किया। दिसंबर 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज का राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के बाद राजा और रानी लाल किले के झरोखे पर खड़े हुए और लोगों का अभिवादन किया। इसी झरोखे से कभी मुगल बादशाह जनता के सामने आते थे, इसलिए एक तरह से ये कहने का तरीका था कि अब हम बादशाह हैं। 1911 के दिल्ली दरबार में एक और घोषणा हुई कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाई जा रही है। किंग जॉर्ज का दिल्ली दरबार 1857 से 1940 तक लाल किला अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक बना रहा, लेकिन फिर 1943 में हुई एक घटना जिसने लाल किले को आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक बना दिया। उस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया। आज़ाद हिंद सरकार के गठन के बाद वो रंगून गए और बहादुर शाह जफर की कब्र का दर्शन किया। यहाँ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज से कहा, हमारा काम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमारे सिपाही दिल्ली पहुंचकर ब्रिटिश साम्राज्य की कब्र खोदकर लाल किले में विक्ट्री पैरेड नहीं निकाल लेते। नेताजी इस काम में सीधे तो सफल नहीं हो पाए, लेकिन इत्तेफाक से विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसके बाद INA के 3 अफसरों पर मुकदमा लाल किले में चलाया गया। ये मुकदमा ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। INA के 3 अफसरों की रिहाई के लिए पूरा देश सड़कों पर आ गया। 1946 में मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और अंत में इन 3 सिपाहियों को छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों के दिन भी गिनती के रह गए थे और लगभग 1 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। 15 अगस्त को लाल किले पर ही तिरंगा क्यों? इतनी कहानी से आपको इतना समझ आ गया होगा कि आज़ादी के आंदोलन में लाल किले का एक प्रतीक रूप में खास महत्व था।
होने को तो लुटियंस दिल्ली भी था, जिनकी इमारतों से अंग्रेजों का राजकाज चलता था, लेकिन वो सब उनके आने के बाद बनी थी। जबकि लाल किला 1857 की क्रांति से पहले और 1947 के बाद के भारत को जोड़ता था। वहां तिरंगा फहराए जाना एक सांकेतिक यात्रा के पूरे होने जैसा था। आज़ादी से गुलामी और फिर आज़ादी तक। आज़ादी के समारोह के लिए लाल किले का चुना जाना भारत के लिए अपनी विरासत को दोबारा प्राप्त करने जैसा था। वो हर साल 15 अगस्त के रोज देश के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। ये परंपरा अगस्त 1947 से चली आ रही है, लेकिन पहली बार लाल किले पर तिरंगा 15 नहीं 16 अगस्त को फहराया गया था। 15 अगस्त को झंडारोहण का कार्यक्रम इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में रखा गया था। इसकी अगली रोज नेहरू ने लाहौरी गेट पर तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। अपने पहले भाषण में उन्होंने विशेष रूप से नेताजी को याद किया, जिन्होंने 1943 में ही लाल किले पर आज़ाद भारत का झंडा देखने की तमन्ना जाहिर की थी। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि 1947 से लाल किले का लगभग 70% हिस्सा भारतीय सेना के अधिकार में रहा है। इस दौरान किले के भीतर की कई पुरानी इमारतों और बागों को मिटाकर उसके स्थान पर सैनिकों के लिए बैरिकेड बनाई गई और अंत में 22 दिसंबर 2003 को सेना ने इसे खाली करके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया। दोस्तों, आज